स्वागत है आप सभी का लर्निंग पॉइंट चैनल में। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण ये हिंदी में जो है क्या है इसके बारे में एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है, इसके ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका उपयोग कौन करते हैं, पशु, पक्षी, मनुष्य। तो भाषा ज़्यादा जो है हमारे मानव जाति मनुष्य के लिए एक अच्छा साधन है अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, उसके आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए, दूसरे की बातों को समझने के लिए और दूसरे को अपनी बातों को समझाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य धरती पे, पृथ्वी पे एक सबसे विवेकशील प्राणी है। उसे बोलने की, सुनने की, समझने की शक्ति है और अपने मन की बातों को दूसरों को कहने व दूसरे की बातों को समझने की भी क्षमता रखती है। तो मनुष्य अपनी बातों को समझने के और अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए और अपनी मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक रखने के लिए, दूसरों के समक्ष रखने के लिए कौन सा ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोग अपनी बातों को उसके सामने रखने के लिए वो कौन से साधन का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ तो साधन होगा जिसके थ्रू जो है, जिसके माध्यम से है हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखते हैं और दूसरे की बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। ये वही माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरी की बातों को समझते हैं और दूसरे के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये माध्यम है भाषा। तो भाषा क्या है, तो भाषा है भावों, विचारों के आदान प्रदान का साधन। मतलब अपने मन के बातों को, भावों को, विचारों को दूसरों के समक्ष रखने का, प्रस्तुत करने का एक साधन है, माध्यम है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम गाड़ी का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं। तो किसी जगह तक पहुंचने के लिए मैंने कौन से साधन का उपयोग किया, गाड़ी का, साइकिल का, ट्रेन का या और भी कोई जो यातायात के साधन है। तो इसी तरह हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष जो रखेंगे तो उसके लिए कुछ तो साधन होना चाहिए। तो वो साधन ही हमारा जो है वो भाषा है। तो भाषा कुछ नहीं है बल्कि एक साधन है अपने बातों को, मन के भावों को, विचारों को दूसरों के समक्ष रखने का, प्रस्तुत करने का। अभी जैसे मैं आपको देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हूं कि माँ श्यामा से बोलती है कि ग्रीष्मावकाश में क्या करोगी। तो श्यामा क्या बोल रही है कि माँ इस बार तो मैं संगीत एवं नृत्यशाला जाना पसंद करूंगी। तो अभी क्या हुआ, माँ ने अपने विचारों को श्यामा के समक्ष प्रस्तुत किया कि श्यामा ग्रीष्मावकाश में क्या करोगी। अभी श्यामा माँ के बातों को समझने की कोशिश की और उसने समझ गया। तो ये भाषा के थ्रू ही, उसने भाषा के द्वारा ही वो माँ ने अपनी बातों को श्यामा के समक्ष रखा और श्यामा जो है माँ की बातों को समझ पाई और फिर वो इस भाषा के माध्यम से ही माँ के सवालों का जवाब देती है और वो बोलती है माँ इस बार तो मैं संगीत एवं नृत्यशाला जाना पसंद करूंगी। फिर श्यामा की बातों को माँ समझ गई भाषा के माध्यम से ही और उसने फिर उसका जवाब दी कि क्यों नहीं बेटा, जो तुम्हारे मन में करे वही करो, मैं आज शाम को तुम्हें दाखिला दिलवा दूंगी। तो इस तरह से माँ और श्यामा, मतलब माँ और बेटे, माँ और बेटी के बीच के जो भावना है, विचार है, उसका आदान प्रदान जो है भाषा के द्वारा हो रहा है। फिर श्यामा भी बोलती है अच्छा माँ आप कितनी अच्छी है। तो अपने विचारों का दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया और उसके विचारों को अपने को समझने में जो सहायता मिली, मदद मिली, वो हमारे को भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और इसमें क्या है, मोहन है और सोहन है। मोहन क्या बोल रहा है, चलो खेलने चलें। सोहन बोल रहा है हाँ दोस्त, मैं भी यही सोच रहा था।
फिर सोहन बोलता है, फिर मोहन बोल रहा है सोहन जल्दी करो, तो सोहन वो बोल रहा है बस मोहन 1 मिनट में आया। तो इस तरह मोहन के बातों को, भावों को, विचारों को जो है सोहन समझ रहा है, और सोहन जो बोल रहा है उसकी बातों को मोहन समझ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के बातों को इस भाषा के माध्यम से ही समझ पा रहा है। तो भाषा जो है एक माध्यम है, और ये दूसरा कुछ नहीं। भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को, भावों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का, दूसरे की बातों को समझने का एक साधन मात्र है। तो अभी जो ये सारे दोनों एग्जाम्पल में मैंने देखा उदाहरण के तौर पे, उसमें जो है एक दूसरे के बातों को, भावों को समझने की जो कोशिश हो रही है, ये भाषा का मौखिक रूप है। मतलब भाषा को मौखिक रूप से किसी के सामने रखा जा रहा है और दूसरे के बातों को समझने को कोशिश की जा रही है। तो ये मौखिक रूप है। अभी हम ये जानना चाहें कि भाषा के फिर कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो पहला जो है मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। तो अभी जो मैंने देखा भाषा का आदान प्रदान जो हो रहा था विचारों का भाषा के माध्यम से, ये मौखिक रूप का उदाहरण था। और दूसरा जो है ये लिखित रूप है, जिसमें मनुष्य अपनी बातों का, भावों का जो है दूसरों के समक्ष जो है लिखित रूप में, मतलब लिख के उसे देते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है या मनुष्य जो है उस लिखित रूप को पढ़ के समझते हैं, उसकी बातों को और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाषा को व्यक्त करने के लिए हम 2 तरीके या 2 साधन का उपयोग करते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित रूप से। तो जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक रूप हुआ, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित रूप हुआ। मतलब एक में हम डायरेक्ट किसी के सामने खड़े होके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा हमारी बातों को समझकर, सुनकर फिर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसमें जो पहला रूप है मौखिक रूप, इसमें व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे के समक्ष खड़े होके बातों का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा है कि लिखित रूप में, इसमें कैसा है, व्यक्ति कोई एक जगह पे है, दूसरा कहीं बहुत दूरी जगह पे है, तो हमारी बातों को बोलकर वहाँ तक नहीं सुना जा सकता उसे, या मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस तरह से हम भाषा को व्यक्त करने के लिए फिर दूसरा जो साधन उपयोग में लाते हैं वो है लिखित रूप। इसमें हम पत्र के द्वारा जो है अपने बातों को उसमें लिखते हैं, मन की बातों को, विचारों को उसमें लिख के और उसे उसके तक पहुंचा दिया जाता है, और वो मेरे पत्र को लिखित रूप में पाकर उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसका जवाब फिर वो लिखित रूप में हमारे तक प्रस्तुत करते हैं और वो भेज देते हैं। तो इस तरह से हम भाषा को लिखित रूप में भी दूसरों के समक्ष उसे पेश करते हैं, बातों को भाषा के माध्यम से ही, और मौखिक रूप में हम इसे बोलकर दूसरों के समक्ष रखते हैं। अभी हम सोचेंगे कि भाषा कितने तरह के होते हैं, और हमारे देश में सभी जगह अलग अलग भाषाएं हैं या एक ही भाषाएं हैं पूरी देश में। तो हमारे देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, और वो अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं, लिखे भी जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार, भारतीय के संविधान के अनुसार जो भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है, वो सिर्फ 22 ही है। जो 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता प्रदान की है, और ये भाषा जो है अलग अलग राज्यों में है और अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं, और उसके लिखने का भी तरीका अलग है। तो हम अपने भाषा को जो व्यक्त करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, वो अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। लिखते तो हैं उसी अपनी भाषा में ही, लेकिन वो दूसरे राज्य वाले उसको नहीं समझ पाते हैं। फिर अभी दूसरे राज्य का लोग हमारे बातों को लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी नहीं समझ पाते हैं, सुनकर भी नहीं। तो इसके लिए हमारे देश में संविधान के द्वारा एक ऐसी भाषा को चुना गया है जो कि पूरे देश में सभी लोग उसे समझ सके, सुन सके। तो ऐसे भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा मतलब हमारा राष्ट्रीय भाषा।
जो पूरे देश के लिए एक भाषा है, उसे राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है, जो हर राज्य के, हर प्रांत के लोगों के लिए आनी चाहिए, उसे सीखने के लिए, ताकि वो हर क्षेत्र की भाषाओं को, अपने देश के अंदर की सभी लोग उसे समझ सकें, बोल सकें। तो ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं, जो हमारा एक राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा ये हमारे देश का हिंदी है, और इस हिंदी भाषा को राजभाषा की उपाधि जो है कब मिली, तो हिंदी भाषा को राजभाषा की उपाधि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की उपाधि दी गई। और ये राजभाषा हमारे पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, और समझने में भी ये आसान भाषा है। सब लोग इसे अच्छे आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में पूरे हिंदुस्तान में स्वीकार किया गया है, और इसे संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई है। तो अभी हम कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे जहाँ की भाषाएं अलग अलग हैं। तो जैसे हमारा पंजाब की भाषा जो है पंजाबी है, गुजरात की भाषा जो है गुजराती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के, प्रांतों के भाषाएं हमारे अलग अलग हैं हमारे देश के अंदर। उसी तरह अभी हमारी भाषाएं विश्व के अलग देशों में, दूसरे देशों में नहीं समझी जा सकती है। वो वहाँ के लोगों के लिए समझने से बाहर है, वो नहीं समझ सकते हैं। और या उस देश के लोगों के द्वारा जो भाषा यूज की जाती है वो हमारे समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए भी विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का चयन किया गया है, जो कि सारे विश्व में किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के लोग जाएं तो वो उस भाषा का उपयोग करके दूसरे देशों में भी लोग वहाँ के लोगों की बातों को समझ सके, सुन सके, और उसका जवाब भी दे सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा जो है ये विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, और उसका प्रयोग जो है सभी देश के लोग करते हैं अपनी बातों के आदान प्रदान, विचारों, और कोई भी लिखित रूप में या मौखिक रूप में जानकारी लेने के लिए, देने के लिए अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व में लगभग प्रत्येक राष्ट्र का जो है अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जो है उस देश की अपनी अपनी अलग भाषा है। अभी हम देख रहे हैं सामने में आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न देशों की क्या क्या भाषाएं हैं। ये मैंने टेबल बना के आपके सामने रखा है। देखिए अभी पहला नंबर पे दिख रहा है आपको भारत, हमारे देश की जो भाषा है ये हिंदी है। दूसरा देखिए पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, जहाँ की भाषा क्या है, उर्दू। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसके लिए वहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है, वहाँ का स्थानीय जो भाषा है वो उर्दू है। चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ की भाषा क्या है, तो चीनी। वहाँ के लोग चीनी भाषा बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त चीनी भाषा में करते हैं, ना कि हिंदी में, उर्दू में। वो चीनी भाषा यूज करते हैं। रूस जो हमारा देश अच्छा दोस्त है, मित्र है हमारे राष्ट्र का, वहाँ भी हमारी हिंदी भाषा नहीं चलती है। वहाँ पर हम अगर जाते हैं तो हम हिंदी भाषा नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि वो वहाँ हमारी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं उसे वो समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ का जो लैंग्वेज है वो रूसी लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ का भाषा जो है रूसी है। रूस में जाके अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हमको रूसी भाषा प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है अंग्रेजी भाषा यूज करना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा में बातों को व्यक्त करना पड़ेगा। तो रूस का जो है स्थानीय भाषा जो है वहाँ का वो है रूसी। उसी तरह इंग्लैंड में जो है अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा है, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, और अरब कंट्री जो है, अरब देश, वहाँ की भाषा अरबी है। तो अभी इस टेबल के माध्यम से मैंने क्या देखा, विभिन्न देशों की भाषाएं जो है
अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। सभी भाषाएं सभी देश की एक समान नहीं है। हर देश की अपनी अपनी अलग भाषा है और वो उसकी स्थानीय भाषा है। वहाँ के निवासी अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं और किसी अलग कंट्री में गया, अलग देशों में गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ही चयन करते हैं। तो अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तभी हम देखें इस वीडियो में कि हम अपनी भाषा को, भावनाओं को, विचारों को किसी के समक्ष रखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए जो साधन अपनाते हैं वो भाषा है। भाषा ही हमारी जो है माध्यम है बोलने की, सुनने की, समझने की। और इसी के द्वारा हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को किसी के समक्ष रखते हैं और दूसरे की भावनाओं, विचारों को हम समझ पाते हैं। तो भाषा एक माध्यम है अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरों के समक्ष रखने का, प्रस्तुत करने का। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा हमारे चैनल पे, उसमें हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भाषा को लिखेंगे किस चीज में, तो लिपि के बारे में। और फिर उस लिपि को लिखने के लिए कुछ तो व्याकरण होंगे, कुछ तो नियम होंगे। उसको हम व्याकरण के द्वारा जो है दूसरे एपिसोड, क्या बोलता है, बंद कर, दूसरे वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।